दोस्ती, भाईचारा, मित्रता और पर्सनल प्रोटोकॉल का ब्रीच करना। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब भारत पहुंचे 23rd इंडिया रशिया लीडर समिट के लिए, तो उनका स्वागत कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री ने किया। उन्हें अपनी गाड़ी में ना बिठाते हुए एक फॉर्च्यूनर में बिठाया, जिसके बाद सवाल यह भी उठने लगे कि फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल क्यों हुआ। जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें से कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि फॉर्च्यूनर इसलिए इस्तेमाल की गई क्योंकि ये एक जापानीज कंपनी की गाड़ी है, और अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की अपनी गाड़ियों की, तो वो मर्सिडीज, मेबैक या रेंज रोवर इस्तेमाल करते हैं जो यूरोपियन मेड है। तो यूरोप को दिखाने के लिए हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जेस्चर किया गया हो। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ फॉर्च्यूनर जो मेड इन इंडिया भारत के अंदर बनती हैं, शायद उनमें से कोई ये एक गाड़ी हो। लेकिन एक लॉजिकल रीजन भी दिया जा रहा है मीडिया के अंदर और सर्कल्स के अंदर की फॉर्च्यूनर में 3 रोज होती हैं, 3 रोज होती हैं, तो तीसरी जो रो होती है सबसे पीछे वाली रो, ये बाकी उन 2 गाड़ियों में नहीं है। तो यहां पे ट्रांसलेटर आराम से बैठ सकते हैं। खैर, जो भी हो, डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सिंबॉलिज्म की कोशिश पूरी है इस पर्टिकुलर समिट के अंदर। खैर, सिंबॉलिज्म के अलावा सब्सटेंस क्या है, यानी कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, यह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष रैना और आपको मैं बताऊंगा कि भारत और रूस के बीच में जो ये एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये समिट हो रही है, इसका पूरे विश्व के ऊपर किस तरीके से प्रभाव देखा जा सकता है, और खासतौर पर भारत और रूस के रिलेशंस। इंडिया की पोजीशन बहुत प्रिकैरियस है क्योंकि बगल में पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, और यहां पे बांग्लादेश भी हॉस्टाइल हो रखा है। लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए कि जब भी रूस भारत के करीब आता है, चाइना एक अपॉर्चुनिटी सेंस करता है, और उस अपॉर्चुनिटी में वो अपने आप को चाइना, रशिया, इंडिया या आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, आरआईसी ब्लॉक का एक हिस्सा दिखाता है, पोस्चर करता है। और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ये देखोगे कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो कोलकाता में बैठे कॉन्सल जनरल है चाइना के, उन्होंने फटाफट से एक आर्टिकल लिख दिया, और उस आर्टिकल में उन्होंने बोला कि चाइना और इंडिया जो है वो पार्टनर्स हो सकते हैं, शेपिंग द वर्ल्ड टुगेदर। और ये तब देखा जाता है जब रूस भारत की यात्रा करता है, भारत विजिट करता है। ऑल्दो इंडिया और चाइना पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं क्योंकि इंडिया के एडवर्सरी पाकिस्तान को चाइना का काफी सपोर्ट है, लेकिन प्रैग्मेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इंडिया को सभी कंट्रीज को बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। एक वक्त आएगा जब साइड लेनी पड़ेगी, शायद वो अभी नहीं है, शायद अभी कुछ समय बाद हो सकता है। अब भारत में यूएस के सैंक्शंस जब से लगे हैं, तब से इंडिया और रशिया के रिलेशंस में एक तनाव आया है। वो तनाव उन दोनों का आपस में नहीं है, तनाव इस वजह से कि अगर कोई कंपनी रशिया से डील करती है, रशिया से तेल खरीदती है, रशिया से ट्रेड करती है, तो उसके ऊपर यूएस के सैंक्शन लगते हैं। ऐसा ही कुछ डर भारत के प्राइवेट बैंक्स को भी लगता है। इस वजह से भारत के प्राइवेट बैंक्स इस ट्रेड के अंदर व्यापार करने से डरते हैं। आरबीआई ने रूपी रूबल एक्सचेंज या रूपी रूबल ट्रेड के लिए कुछ कोशिशें की, पर वो मैकेनिज्म अभी तक सक्सेसफुल इतना नहीं रहा है जितना हमारी एक्सपेक्टेशंस। ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं एग्रीमेंट्स में बताऊंगा कि इसे बेटर करने की कोशिश की जाएगी। एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि भारत, क्योंकि अभी अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल करने वाला है, उसमें भी कोई अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, हमें नहीं पता है कि हम पे कितने टैरिफ लगेंगे, कितने नहीं, इसलिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू करना चाहिए। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है श्रिम्प, जिसे हम डाइवर्सिफाई करके रशिया को दे सकते हैं, रशिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड द एग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन साइंड, उसमें से कुछ सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। मैं एग्रीमेंट्स के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। श्रिम्प एक्सपोर्ट की बात करें तो श्रिम्प, भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फ्रोजन श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है, और रशिया को यह दिया जा सकता है। अभी मैक्सिमम जो श्रिम्प एक्सपोर्ट होता है वो चाइना, अमेरिका और वियतनाम को किया जाता है। इसमें एक पोटेंशियल है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर पोटेंशियल पाई गई, और भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है वो इन टॉक्स का एक बड़ा मुद्दा बने। अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉक्स में एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का जिक्र है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 कंट्रीज, रशिया, बेलारूस, अर्मीनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। आप लोगों को पता होने चाहिए इनके 5 मेंबर्स। अजरबैजान मेंबर बनी नहीं है ना, बट बन सकती है फ्यूचर। खैर, अगस्त 2025 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन शुरू हुआ था, जो स्टार्ट बेसिकली हुआ था
रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, लेकिन यूक्रेन वॉर के दौरान इस पे ब्रेक्स लग गए थे, तो अब इसे रिज्यूम करने की बात हुई। इसके अलावा यह भी बोला गया है कि भारत INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें भी वापस इंटरेस्ट दिखाएगा। इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, दैट इज डिफरेंट। IMEC इज डिफरेंट। INSTC बहुत सालों से प्रपोज्ड एक कॉरिडोर है जो भारत से ईरान के बाद सेंट्रल एशिया के थ्रू जाते हुए, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान के थ्रू जाते हुए रशिया से कनेक्ट करना चाहता है, और रशिया से एंड में यहां पोर्ट पे सेंट पीटर्सबर्ग से भी कनेक्ट कर सकता है। इसके ऊपर भी आगे चर्चा होगी, ऐसा इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिसाइड किया गया। फ्यूल शिपमेंट्स की बात करें तो रशिया ने कहा कि हम अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई देने को तैयार है। ऑल्दो रीसेंट टाइम्स में भारत ने अमेरिका के साथ भी LPG की एक डील की है, और यही वो अपने रिस्क को हेज कर रहा है। लेकिन यह बात भी पक्की है कि अमेरिका थोड़ा सा परेशान हो सकता है इस पर्टिकुलर मीटिंग से। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया कि रशियन टूरिस्ट को भारत आने के लिए 30 डे का फ्री वीजा मिलेगा, मतलब उसकी कॉस्ट उनको नहीं देनी पड़ेगी, है ना, लेकिन 30 डेज के बाद हो सकता है वीजा की चार्जेस उनको लगे। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए भी कुछ बात यहां पे हुई। लेकिन बेसिकली 7 एग्रीमेंट्स हमारे सामने आए हैं, और उन 7 एग्रीमेंट्स को आइए देखते हैं एक एक करके। इस समिट में दोबारा से पुतिन ने यह कहा, जब वो राजघाट गए, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, कि भारत और रूस एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तलाश में है। हमें बाइपोलर वर्ल्ड या यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ एक या दो पावर्स डोमिनेट करती हैं। तभी मैंने आपको कहा ना कि चाइना ने भी तभी आर्टिकल लिखा है। खैर, 4 पिलर्स के ऊपर इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए, और इकोनॉमिक विजन 2030 के अंदर $100 बिलियन तक भारत का और रशिया का ट्रेड पहुंचे, इसके बारे में बात हुई। जियोपॉलिटिकली इंडिया और रशिया एक सेम पेज पे रहते हैं, रहने चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम पीस की तरफ जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं उसमें मदद करने के लिए तैयार है। भारत की जो पोजीशन है उसे पीस की साइड पे माना जाए, न्यूट्रल ना माना जाए। एंड इसके अलावा जो टेररिज्म या टेररिस्ट अटैक है उसका मेंशन ये जॉइंट स्टेटमेंट में करवा पाए, विच इज एक्चुअली अ थिंग विच शोज, है ना। तो चाहे पहलगाम अटैक है, चाहे क्रॉकस सिटी हॉल के अंदर जो रशिया के अंदर यूक्रेन के इन्फिल्ट्रेटर्स ने कुछ अटैक किया था पिछले साल कॉन्सर्ट हॉल में, तो उसे भी यहां पे हाईलाइट किया गया। दोनों को एक ही पेडेस्टल पे रखा गया। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो 2030 के लिए विजन 2030 ब्लूप्रिंट रखा जाएगा, और उसकी डिटेल्स अभी आनी पब्लिक में बाकी है, और उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन यह जरूर है कि भारत और रशिया के बीच में जो फ्यूचर में एम्बिशंस हैं वो FTA तक जा सकते हैं, और FTA यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, कंप्लीट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ देखा जा सकता है। और बिजनेस फोरम के अंदर क्योंकि बहुत सारे बिजनेस डेलीगेट्स भी आए हैं, इसीलिए इस पार्टनरशिप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। भारत के बेनिफिट में ऐसा हो, ऐसा कोशिश भारत की तरफ से है। लेकिन अगर आप देखें कि एनर्जी को लेकर चाहे वो आपके फ्यूल ऑयल्स हो या आपके न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हो, रशिया कमिटेड दिख रहा है। और कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में फर्दर रिएक्टर्स की बात हो, है ना, या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो, इसमें एक कमिटमेंट देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहां पे मैंने प्रीकर्सर दिया था रशिया के प्रेसिडेंट की विजिट का। ह्यूमन कैपिटल या लेबर मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन हो रही है डिक्लाइन, और वहां पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में चाहिए उनको बहुत सारा मैन पावर। लेकिन ये मैन पावर कहीं रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ना डाइवर्ट हो जाए, ऐसा थ्रेट हुआ, और ये केसेस भी देखे गए, सामने आए। तो इसीलिए एक एग्रीमेंट इसके ऊपर भी साइन किया गया बेसिकली, कि आप किस तरीके से भारत और रशिया के बीच में एग्रीमेंट लेबर मोबिलिटी को लेकर होगा। So basically what we are talking about is, there are 7 sectors जहां पे अनाउंसमेंट हो गई है of agreements between the two countries। तो अगर आप पॉपुलेशन मूवमेंट की बात करें या लोगों की मोबिलिटी की बात करें, तो उसको लेकर देयर हैज बीन एन एग्रीमेंट, ताकि मूवमेंट ऑफ वर्कर्स स्मूदर हो सके। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन का भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के लिए भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। पोलर एरियाज के अंदर
पोलर वेसल्स जॉइंटली डेवलप करने का और वहां पे नेविगेशन जॉइंटली करने का, यह भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैरीटाइम कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट साइन हुआ है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से है फर्टिलाइजर को प्रोडक्शन का, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रशिया से भी इंपोर्ट करता आया है और इंपोर्ट बिल भारत का इस वजह से बढ़ता है। आप चाहते हैं कि यह बिल कम हो, इस वजह से आप चाहते हैं कि भारत और रूस एक साथ इकट्ठे को प्रोडक्शन करें इन फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर भी। खैर, ये जो एग्रीमेंट्स हैं, इनमें से एक एग्रीमेंट जिसका सबको इंतजार था, वो था या डिफेंस से रिलेटेड S-500 या फाइटर जेट्स। अब कहने की बात तो ये, देखने की बात ये है कि जैसे इन एग्रीमेंट्स में के डिटेल्स सामने आते हैं, क्या इसमें इन फाइटर जेट्स या सुखोई Su-57 का मेंशन है? क्या इन एग्रीमेंट्स के अंदर S-400 के और बैटरीज को खरीदने का मेंशन है? जब डॉक्यूमेंट निकलेगा तब हम जरूर देखेंगे, पर एक बेसिक प्रेमाइस तो सेट हो गया है कि भारत और रूस आगे आने वाले समय में काफी गहरे दोस्त रहने वाले हैं। Doesn't seem to be any deviation. What will be interesting is to see how America responds to this. Thank you very much.